क्या हो यदि आपकी शुरू की कोई कंपनी एक दिन देश की नंबर 1 कंपनी बन जाए? क्या हो यदि किसी बाहर से आए कंपटीशन को आप सरवाइव ना कर सके, जिसके चलते देखते ही देखते आपकी ब्रांड मार्केट से गायब हो जाए? क्या हो यदि आप में फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करने का और उस शिखर तक दोबारा पहुंचने का जज्बा जाग उठे और आप निकल पड़े उस विशाल लक्ष्य की ओर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव आनंद और आज आप सुनेंगे ब्रांड स्टोरी माइक्रोमैक्स की। वैसे भारत में डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बूम साल 2000 के आसपास आया था। उस समय दर्जनों कंपनियां अपनी नई नई डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च कर रही थी। उसके 10 साल के बाद उनमें से अधिकतर कंपनियां या तो बिक गई या बंद हो गई जब चाइनीज कंपटीशन ने इंडियन मार्केट में अपना कदम रखा। इसके बावजूद सिर्फ एक इंडियन कंपनी थी जो मार्केट में चाइनीज कंपनीज को compete कर रही थी, वो थी माइक्रोमैक्स। आज के डेट में हो सकता है आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी हो कि माइक्रोमैक्स एक समय देश की नंबर 1 और दुनिया की 10वीं सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन सेल करने वाली कंपनी हुआ करती थी। एक समय था जब ये सैमसंग को भी अपने से काफ़ी पीछे छोड़ रही थी। नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। पापा एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और दिल्ली की उन गलियों में कभी एक सपना देखा था कि राहुल कुछ बड़ा करना है। अच्छा, मुझे याद है कि उन दिनों बड़ी झिझक के साथ मैंने पापा से 3 लाख रुपए उधार मांगे। घर में सबसे छोटा था तो पापा ने दे भी दिए। माइक्रोमैक्स की कहानी शुरू होती है साल 1991 में, जब राजेश अग्रवाल ने माइक्रोमैक्स की नींव रखी थी। उस वक्त फ़ोन बनाना दूर दूर तक इनके विजन में नहीं था। ये सिर्फ सप्लायर का काम किया करती थी कुछ बड़े ब्रांड्स के लिए, जैसे सोनी, HP और डेल। साल 2000 के अंदर इसमें 3 नए को फाउंडर्स जुड़ते हैं, राहुल शर्मा, सुमित अरोड़ा और विकास जैन। उस वक्त तक भी माइक्रोमैक्स सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी हुआ करती थी। इसका नाम माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर्स हुआ करता था। और 3 और दोस्तों के साथ मिलकर माइक्रोमैक्स की शुरुआत करी। आप सब लोगों ने देखते ही देखते माइक्रोमैक्स को देश का नंबर 1 और वर्ल्ड का 10 लार्जेस्ट ब्रांड बना दिया। दोस्तों, माइक्रोमैक्स मोबाइल फ़ोन की मार्केट में कैसे आई, इसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक समय की बात है जब माइक्रोमैक्स के वन ऑफ द फाउंडर राहुल शर्मा वेस्ट बंगाल में एक गांव में ट्रैवल कर रहे थे। वहां उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गांव वाले लोग ट्रक बैटरी से अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रहे हैं। वहां उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बनाया जाए जो कि एक सिंगल चार्ज में जिसकी बैटरी 30 दिनों तक चले। उस टाइम की अगर मार्केट डोमिनेशन की बात करें तो मार्केट में सोनी, मोटरोला, सैमसंग और LG जैसी ब्रांड्स मोबाइल फ़ोन बना रही थी। उस वक्त माइक्रोमैक्स ने निर्णय लिया एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बनाने का जिसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होनी थी और वो इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाना था चाइना से, और यहाँ वो माइक्रोमैक्स के ब्रांड नेम से सेल होता। और माइक्रोमैक्स ने ऐसा ही किया। 10,000 फ़ोन्स चाइना से ऑर्डर करके मंगवाए गए। इसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी वाले फीचर के चलते इसे इंडियन रूरल मार्केट में लॉन्च किया गया। बस 10 दिन के अंदर 10,000 फ़ोन्स धक से बिक गए। वो कंपनी जो 10 करोड़ सालाना की रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, वो अचानक से 100 करोड़ पर एनम की रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दी। माइक्रोमैक्स इंडियन मार्केट के गैप्स को आइडेंटिफाई कर रहा था और उसे फिल भी कर रहा था। इसके लिए वो कई छोटे बड़े इनोवेशंस भी कर रहा था। उस वक्त ड्यूल सिम वाले फ़ोन्स चलन में नहीं थे, जिसको माइक्रोमैक्स ने समझा और अपनी ड्यूल सिम वाले फ़ोन्स को लॉन्च करने का सोचा, क्योंकि उस वक्त एक व्यक्ति के पास 2 सिम होना लग्जरी माना जाता था, क्योंकि इसका मतलब था उस व्यक्ति के पास 2 फ़ोन्स भी हैं। इसके साथ साथ माइक्रोमैक्स ने कई सारे अन्य फीचर वाले फ़ोन्स भी लॉन्च किए, जैसे ब्लूटूथ इनेबल फ़ोन्स और कॉल रिकॉर्डिंग वाले फ़ोन्स। एक समय की बात थी जब माइक्रोमैक्स नोकिया के लिए सप्लायर का काम किया करता था, लेकिन साल 2015 आते आते माइक्रोमैक्स नोकिया से भी बड़ी ब्रांड इंडियन मार्केट के अंदर बनकर उभरी थी। माइक्रोमैक्स के 40 से ज़्यादा फ़ोन्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल थे। साल 2015 के अंदर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी थी माइक्रोमैक्स, सैमसंग के बाद। इसकी वैल्यूएशन $3.5 बिलियन बताई जा रही थी। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना इसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे और माइक्रोमैक्स पहली इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड थी जिसने किसी इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर ह्यू जैकमैन को साइन करा था। कंपनी ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान कर रही थी सैमसंग से कम्पीट करने के लिए।
बस इतना ही नहीं, उसके फ़ोन्स दुबई, श्रीलंका और रसिया में सेल भी हो रहे थे। एक क्वार्टर के अंदर माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को सेल के मायने में पीछे भी छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि देश की नंबर 1 कंपनी अचानक देखते ही देखते मार्केट से गायब हो गई। माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल के मेनली 2 रीजन्स दिए जाते हैं। पहला रीजन जियो रिवॉल्यूशन को कहते हैं। जब जियो मार्केट में आई थी तब बहुत सारी कंपनियों ने 3G to 4G कन्वर्जन स्पीड को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि ये कंपनियां 2G to 3G कन्वर्जन स्पीड को काफ़ी स्लो होते हुए देख रखी थी। इसीलिए इन कंपनियों ने उसी अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट टाइमलाइन को प्लान करा था। यही गलती माइक्रोमैक्स ने भी करी। जब जियो मार्केट में 6 महीने से साल भर तक की हाई स्पीड 4G मोबाइल डाटा फ्री में देने लगी, तब यूजर्स सिर्फ और सिर्फ जियो की हाई स्पीड मोबाइल डाटा एंजॉय करने के लिए 3G फ़ोन से 4G फ़ोन में स्विच करने लगे, क्योंकि 3G फ़ोन्स 4G सिम के लिए कंपेटेबल नहीं हुआ करती थी। उस वक्त की अगर बात करें तो माइक्रोमैक्स की 40 फ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल थे, लेकिन उनमें से कोई भी फ़ोन 4G कंपेटेबल नहीं था। कस्टमर चॉइस में चेंज के चलते 3G फ़ोन की सेल में भारी गिरावट आई, जिस कारण से माइक्रोमैक्स के 3G फ़ोन्स के अनसोल्ड स्टॉक्स पाइल्ड अप होने लगे। क्योंकि माइक्रोमैक्स की मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 3G फ़ोन्स के स्टॉक में फंसी थी और 3G फ़ोन्स बिक नहीं रहे थे, सो माइक्रोमैक्स के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय अपने स्टॉक के सेल आउट होने की इंतजार करने के अलावा। माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल का दूसरा रीजन चाइना से मिल रही तगड़ी कंपटीशन को भी कहा जाता है। क्योंकि माइक्रोमैक्स 4G के गेम से बाहर होने लगी थी, सो इसको मौका देखते हुए चाइनीज कंपनियों ने इंडियन मार्केट में एंटर किया और इसे पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। देखते ही देखते चाइनीज ब्रांड इंडियन मार्केट में छा गई और माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अच्छा, कुछ गलतियां भी हुई हमसे, पर पहली बार कर रहे थे, काम भी कर रहे थे और सीख भी रहे थे। पर फिर एक ऐसा वक्त आया जब चाइनीज मोबाइल वालों ने मुझे मेरे देश में ही पछाड़ दिया। माइक्रोमैक्स 2020 में दोबारा से इंडियन मार्केट में 4G फोन्स के साथ इंटर करती है। इसकी की पूरी ब्रांडिंग सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म के मुद्दे पे करी जाती है। इस फ़ोन की काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होती है, कॉन्स्टेंट अपडेट्स नहीं आने के चलते और सही प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं होने के चलते। हारा तो तब भी नहीं था, बस लगा कि हो गया, कर लिया है हासिल तूने जो कुछ भी करना था अपने परिवार के लिए, अपने लिए। पर बॉर्डर पे जो हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। आपने फिर आवाज दी माइक्रोमैक्स को और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर दिया। बहुत सोचा कि क्या करूं, क्यों करूं, किसके लिए। मुझे लगता है जिंदगी ने एक बार फिर वही लाकर खड़ा कर दिया जहां से सब शुरू किया था। पर इस बार जो कुछ भी करूंगा तो सिर्फ इंडिया के लिए। माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है लेकर इन इंडिया के। दोस्तों, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या माइक्रोमैक्स यहां से दोबारा बाउंस बैक कर पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपको स्टार्टअप स्टोरीज या ब्रांड स्टोरीज सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।